हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब कमेंट्स में भर दे रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का क्लास करवाइए, इकोनॉमिक्स का क्लास करवाइए। तो फाइनली क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 4 का इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर आ गए हैं हम। बुक्स मार्केट में अवेलेबल था नहीं, इको का थोड़ा सा टाइम लग रहा था बुक्स में, इस वजह से मेरा भी क्लास जो है वो एक वीक डिले में आया। बाकी सब सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट जो है क्लासेस बहुत सारा हो चुका है, इको का भी फर्स्ट क्लास आ रहा है। बट टेंशन लेने का बात नहीं है, ये वीक में हम लोग इकोनॉमिक्स का ज़्यादा क्लासेस करेंगे ताकि हम लोग बाकी सब सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स को भी एट पार में लेकर आए। तो चलिए क्विकली आप लोग को बताते हैं आप लोग का सिलेबस क्या है। तो देखिए एमसीक्यू वाला पैटर्न तो खत्म है, ये बात तो सबको ही पता है सर। टोटल 5 यूनिट है हम लोगों का क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 4 के इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट है सर, 5 यूनिट। ओरिएंटल का बुक हम लोग फॉलो करेंगे बिकॉज दैट इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन दी मार्केट। जयदेव सर्किल को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें बहुत सारा ब्रेक कर करके यूनिट को दिया हुआ है, इररिलेवेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है, टफ है बुक्स को समझना। ओरिएंटल एकदम सिंपल है। प्लस आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर चैप्टर के बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर रिटन में लिखवाएंगे। बच्चा लोगों को जैसे करवाया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस, फिर उसका आंसर लिखो, वैसे क्वेश्चन और आंसर के साथ आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए हर चैप्टर के एंड में। बट सिर्फ पहला ही चैप्टर जो है वो यूट्यूब में अवेलेबल होगा, बाकी सब सिर्फ हम लोग का पेड बैच का स्टूडेंट लोग को मिलेगा। तो आप लोग भी हम लोग का पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितना सिलेबस है पूरा आप लोग को कंप्लीट करवाया जा सके। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इससे 2 चैप्टर आ रहा है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, 10 मार्क्स का इससे, 10 मार्क्स का इससे। उसके बाद जो 3 चैप्टर है यूनिट 3, 4, 5, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड और चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है जो पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स वाला। मतलब इस चैप्टर से कोई भी शॉर्ट नहीं आने वाला है एग्जाम में, इस चैप्टर से सिर्फ लॉन्ग आएगा। और हम आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो हम आप लोगों को एग्जाम में बताएंगे, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं अभी क्लास को ख़त्म करने के बाद, ये चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम आप लोगों को 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लिखवाएंगे। गारंटीड वो 5 या 6 क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट देंगे आप लोगों को, उसमें ही से एक 4 मार्क्स का आ जाएगा और एक 6 मार्क्स का आ जाएगा। लिखवाएंगे हम पूरा सिलेबस आप लोगों को, जो जो टॉपिक्स है पूरा क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, लेकिन ये चैप्टर से कोई भी शॉर्ट नहीं लिखवाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ही नहीं, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला है। तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला पूरा सिलेबस को कवर करके आप लोग को नोट्स लिखवाएंगे। नोट्स देने के बाद हम आप लोगों को बता देंगे कौन सा 5 या 6 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इंशाअल्लाह एग्जाम में वही 2 में से, वही 5-6 में से कोई 2 क्वेश्चन आएगा 100% विथ गारंटी ये चैप्टर का। ठीक है, वैसे कर करके आहिस्ते आहिस्ते करके सब चैप्टर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट, यूनिट 1 मनी बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। तो देखिए ये जो यूनिट है बार बार बता दे रहे हैं हम, इससे 2 क्वेश्चन आएगा सर। पहला आएगा 1 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स प्लस 1 क्वेश्चन इंटू 6 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का आएगा सर ये चैप्टर से। और ये जो यूनिट है ये चैप्टर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मनी, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है इन्फ्लेशन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको हम लोग धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते करके पूरा समझा देंगे, चाहे 4 क्लास लगे, 5 क्लास लगे, 6 क्लास लगे, जितना क्लासेस लगे आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम डिटेल में समझाएंगे और देखना एकदम आराम से समझ में आएगा पूरा टॉपिक, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये बुक हम लोग फॉलो करेंगे। प्लस इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को हम एक और बुक है, नोट्स हम बना के रखे उसमें से, वो भी आप लोगों को दे देंगे।
इको का आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सब बोलते हैं सर इको टफ है। सेमेस्टर 3 में आप लोग देखे ना, जो बताए एग्जाम में आया था वो सब सेमेस्टर 4 में भी वैसे होगा, और हम आंसर भी दे देंगे इसको लिखना कैसे है ये क्वेश्चन का। सिर्फ आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, पूरा लीक कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे मनी। क्या पढ़ेंगे? मनी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कूल में जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ा आपस में जो है दो लोगों के बीच में बहस होने लगा, बिकॉज मनी वाला जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। मनी जनरली हम लोग का इंडियन माइंडसेट ये है कि भाई बार बार पैसा का बात कर रहा है, मतलब ये इंसान अच्छा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी देखो या रिलीजियसली भी देखो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो तुम बहुत खराब इंसान हो। जनरली सोसाइटी में क्या माना जाता है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत खराब इंसान है, बहुत चोरी बेईमानी किया होगा तभी इतना पैसा जमा किया। ये ज़रूरी नहीं है। और आपके पास बहुत पैसा है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चोरी बेईमानी से ही कमाए। हाँ, हो सकता है आप कमाए भी होंगे, बट पर्सनली अगर आप हमसे पूछो मेरे जान पहचान में कोई 5 लोग जो सबसे अमीर है, तो अगर अपना माइंड में सोचेंगे वो 5 नाम, वो 5 में से कोई भी चोरी बेईमानी से पैसा नहीं कमाया है। वो लोग सब मेहनत करके ही कमाए हैं। किसी का जनरेशनल वेल्थ था, किसी का जनरेशनल बिजनेस था, उससे पैसा वेल्थ को बिल्डअप किया गया। तो मनी अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोगों को स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जाता है, और रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकल इंडियंस का जो नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज, स्टूडेंट्स बीटेक कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट रियल लाइफ फाइनेंस। हम लोग खुद पढ़ लिए थे बट रियल लाइफ मनी को कैसे हैंडल करना है पता नहीं। सुनते हैं ना, नए भी पैसा कमाने सीखा, यहाँ बर्बाद कर रहा है, वहाँ वेस्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज उसको स्कूल में मनी के बारे में, मनी को कैसे करके रखना है, कैसे करके फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, ये सब तो समझाया ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, मनी का डेफिनेशन क्या है। What do you mean by money? हम किसी से पूछते हैं ना, अच्छा बोलो व्हाट इज मनी, बोलते हैं सर पैसा है, और हंसने लगेगा, अरे भाई मनी का मतलब पैसा, तो तुम ट्रांसलेशन दे रहे हो। हम बोल रहे कि व्हाट डू मीन बाय हैंड, तुम बोल दोगे हाथ, तो भाई ये हैंड और हाथ तो इसका ट्रांसलेशन है, इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करो। मीनिंग बताओ, मनी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। आप देखो इसका जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोग का बुक में देखिए जो दिया हुआ है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखो बोले मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जिसको जनरली लोग बाइंग एंड सेलिंग में, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने और खरीदने में यूज करते हैं। और नेक्स्ट आगे बोले विच एक्ट्स एज द मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कोई भी चीज का वैल्यू को जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू को उसको स्टोर करके रखा जा सकता है जिससे उसका वैल्यू घटेगा नहीं। अब देखो जैसे कि हम बता रहे थे, तुम हमको बोलोगे सर ये ब्लूटूथ है ना बोट का, ये ब्लूटूथ कितना में लिए सर, हम बोलेंगे भाई ये हम 1000 रुपये में लिए, ये हम 1500 रुपये में लिए। तो मतलब ये बोट का एयर जो भी इसका एयरडोप्स बोलो, इसका जो वैल्यू है इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जब इसको खरीदे तो बदले में दिए क्या, पैसा दिए। तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी गुड्स खरीदना हो बेचना हो क्या दिया जाएगा, पैसा के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। और एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू को भी किस में एक्सप्रेस किया जाता है सर, मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। अब तुम पूछोगे सर ये टी शर्ट कितना में लिए, ये माइक कितना में लिए, ये चश्मा कितना में लिए, ये फोन जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहे कितना में लिए, हम एक्सप्रेस करेंगे मनी में, 5000, 10,000, 2000, 500। जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं कौन सा यूनिट में, किलोमीटर में सर। वेट को मेजर करते हैं कौन सा यूनिट पे सर, केजी में।
उसी तरह कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को मेजर किया जाता है मनी में। तो मनी का मतलब होता है वो चीज जो बाइंग एंड सेलिंग में यूज होता है और कोई भी चीज का वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है जिसके टर्म्स में। तो यही है हम लोगों का मोटा मोटी डेफिनेशन मनी का। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा सर, मनी से बाइंग एंड सेलिंग और आप बता रहे हो, पैसा तो अभी आया है कुछ सेंचुरीज पहले। जैसे इंडिया में करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ, नोट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत या मे भी उससे पहले 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पहले यूज हुआ होगा कॉइन। बट सर एकदम आगे जब जाते हैं, जब सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करने लगा था, नए नए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस वक्त तो गांधी जी नहीं थे, गांधी जी का फोटो तो नोट में नहीं चिपकाया हुआ था। तो उस वक्त कैसे चलता था? उस वक्त बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता था। सर बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 केजी चावल है और हमको चाहिए आटा, तो हम क्या किए, जिसके पास आटा है उसको ढूंढे, उसको अपना चावल दे दिया और उससे आटा ले लिए। तो कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इस सिस्टम को बोलते थे हम लोग बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। ये पहले होता था। मॉडर्न इकोनॉमी में ये सिस्टम नहीं चलता है। ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है, उसका रेस्टोरेंट है, तो हम उसका रेस्टोरेंट में गए, जाके खूब खा लिए और जब पैसा देने का टाइम आया हम बोले ठीक है काम करिए ना, आपका घर में बच्चा लोग होगा ना, 4 बच्चों को भेज दीजिएगा, कितना हुआ बिल? 10,000 1,000 रुपया हुआ है, ठीक है काम करिएगा, भेज दीजिएगा अपना बच्चों को, 1 हफ्ता भेज दीजिएगा, पढ़ा देंगे, 1000 रुपये मेकअप हो जाएगा। हम 1000 रुपये का बिरयानी खाए, आपका बच्चा को 1000 रुपये का पढ़ा देंगे। ऐसे होगा? नहीं होगा भाई। वो आएगा, हमको फीस देगा, हम उसके रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसको पैसा देंगे। तो बार्टर सिस्टम वाला जो तरीका है वो मॉडर्न इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले ये ट्रेडिशनली बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसीज ये चलता था। कॉइन्स को लाया क्यों किया है, मनी को लाया क्यों किया? क्योंकि बार्टर सिस्टम में ना बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गया था। क्या दिक्कत होने लग गया था सर? देखो हम बता रहे, मान लो मेरे पास है राइस, मेरे पास है राइस और हमको चाहिए वीट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमको ढूंढना पड़ेगा भाई राइस वीट किसके पास है। चलो हम ढूंढ लिए तो मामला क्लियर हो गया? नहीं, क्लियर नहीं हुआ, अभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब जिसके पास वीट है वो हमको तभी देगा वीट जब उसको भी मेरा राइस का जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो हमको तो वीट चाहिए लेकिन जिसके पास वीट है उसको राइस नहीं चाहिए, उसको चाहिए फॉर एग्जांपल पल्सेस, दाल, पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए। तो वो बोलेगा नहीं नहीं हमको चावल नहीं चाहिए, हमको राइस नहीं चाहिए, हमको तो दाल चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम हो गया क्या चीज का? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सिर्फ तुम्हारा जरूरत है, वीट का नहीं होगा, वीट वालों को भी तुम्हारा पास जो सामान है उसका जरूरत रहना चाहिए। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है इससे ट्रेड बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता था। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है पहला झमेला ढूंढो जो सामान तुमको चाहिए, और दूसरा प्रॉब्लम वो इंसान जिसके पास वो सामान है वो अग्री तो करे कि जो तुम्हारे पास है वो उसको ले ले। पहला प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा होता है इनडिविजिबल गुड्स या लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट का प्रॉब्लम। क्या मतलब है? देखो मेरे पास है राइस, ठीक है, और एक के पास है फॉर एग्जांपल मान लो चिकन, हैन है, ठीक है, या गोट है। अब राइस जो है हम गोट वालों को दे रहे हैं और उससे गोट लेंगे, बट उसको चाहिए फॉर एग्जांपल अपने गोट के बदले में 2 बस्ता राइस। लेकिन मेरे पास 2 बस्ता राइस नहीं है, सिर्फ एक ही बस्ता राइस है, एक बैग राइस है। तो क्या गोट वालों को हम बोलेंगे भाई
तुम्हारा गोट का जो वैल्यू है वो 2 बस्ता राइस के बराबर है, तो मेरे पास तो 1 बस्ता राइस है, तुम 1 बस्ता राइस ले लो, गोट को बीच से काट के आधा हमको दे दो। होगा ऐसे? नहीं हो। क्यों भाई? गोट को बीच से कैसे काट देगा यार, तो जिंदा जान है। तो कुछ गुड्स है जिसको जो डिविजिबल नहीं था, मेजर करने में प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम था सर? स्टोर, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। देखो पैसा अगर मेरे पास मान लो 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये को हम लॉकर में बंद करके रख देंगे तो 2 महीना बाद भी उसका वैल्यू 85,000 रहेगा, वो घटेगा नहीं। हाँ हो सकता है तुम बोलोगे सर परचेजिंग पावर कम हो जाए महंगाई बढ़ने की वजह से, लेकिन जो मनी का जो फेस वैल्यू है वो 85,000 रहेगा। बट गुड्स को तुम ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, उसका स्टोर वैल्यू नहीं रहेगा। तुम्हारे पास चावल है, तुम सोचेगा चावल को रख दे रहे 2 साल, भाई 2 साल में खराब हो गया। तो मेरे पास आलू है, हम आलू को रख दे रहे 4 महीना, खराब हो जाएगा। 50,000 का आलू है, समझ में आएगा, उसका 5 रुपये भी कोई नहीं देगा, क्योंकि 6 महीने में पूरा आलू खराब हो जाएगा। तो स्टोर करने का भी प्रॉब्लम हो रहा था, स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो रहा था। तो यही सब प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आ रहा था, इसको ही ओवरकम करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। याद है? क्लियर? मनी का मीनिंग, और मनी से पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ? जो मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो देखिए कॉन्सेप्ट और फंक्शंस ऑफ मनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसान के लाइफ में। जनरली स्कूल में ना ये फाइनेंशियल नॉलेज या मनी का जो रिलेटेड जो नॉलेज लोगों को होना चाहिए वो बताया नहीं जाता, डिस्कस किया नहीं जाता, क्योंकि इंडिया में इसको मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि यार बार बार पैसा के बारे में बात कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आदमी है, इसको बहुत गलत माना जाता है, जबकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। बच्चे को जब वो बड़े हो रहे हैं उनको पैसा का इंपॉर्टेंस, पैसा का यूसेज के बारे में बताया जाना चाहिए। जैसे कि देखो तुम सुने होगे जो बहुत पढ़ा लिखा लोग रहते हैं, लोग बोलते हैं नहीं नहीं पैसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई, पैसा का इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा देन लोग तुम्हारा बात को इंपॉर्टेंस देंगे, तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, एक तुम्हारा सोशल पावर बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर बढ़ता है ना। बट हाँ इसके साथ साथ ये भी आपको जानना है कि पैसा इंपॉर्टेंट तो है, बट क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे? नहीं। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी देखो यही है। जैसे कि हम एक मुस्लिम है तो हम अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। बहुत कोई जो रिलीजियस लोग है वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं इतना पैसा क्या होगा, ये शैतान का ये है वो है। नहीं, हम लोगों के जो 3rd खलीफा थे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, ही वॉज अ बिलियनर ऑफ हिज टाइम, वो अपने वक्त के बिलियनर थे। इलॉन मस्क जैसे है, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वो अपने वक्त के बिलियनर थे। ही वॉज एन इंटरनेशनल ट्रेडर। उसी तरह अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि टॉप 10 सहाबा के जो ग्रुप थे, जो फॉलोअर्स थे रसूल अल्लाह के, उनके टॉप 10 में वो भी एक शामिल थे। ही वॉज ऑल्सो अ बिलियनर ऑफ हिज टाइम। लेकिन कभी भी उनको तो रसूल अल्लाह नहीं बोले कि तुम लोग के पास तो इतना पैसा है, तुम लोग के पास क्यों इतना पैसा है, तो गलत चीज़ है, तुम लोग को इतना पैसा नहीं रखना चाहिए। नहीं, कभी नहीं बोला गया। इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम द राइट सिस्टम, अगर तुम पैसा अच्छे तरीके से कमा रहे हो, नाइदर आपको गवर्नमेंट का डर है ना ही रिलीजन का डर है। सेम विद हिंदुइज्म में आप लोगों का जो लॉर्ड राम है, ही वॉज अ किंग, वो किंग थे ना। ऐसा तो नहीं था उनको बोला गया अपना जो भी उनका वनवास था उसके बाद आके वो अपना किंगडम संभाले, तो वो किंग थे। तो ऐसा नहीं है कि मनी इज, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा जो है बहुत खराब चीज़ है। नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट येस आपको एक लाइन पता रहना चाहिए कि हमको अर्न कैसे करना है। अब कुछ लोग जो है वो तो एकदम जो है मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में है। एक लोग जो बोलते हैं कि नहीं पैसा तो एकदम खराब है, पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए, और एक लोग जो है वो बोलते हैं नहीं पैसा तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके बदले उसके वजह से हमको किसी को ठगना पड़े, चोरी करना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, स्कैम करना पड़े, सब कुछ करेंगे लेकिन पैसा तो चाहिए। तो ये भी गलत है। और वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं पैसा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है,
ये भी गलत है। नो, पैसा का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। यू शुड ट्राई टू अर्न एज मच एज यू कैन। इससे आपका फैमिली को अच्छा लाइफ मिलेगा, आप सोसाइटी में अच्छा काम कर सकते हो। बट यस, ऐसा नहीं है कि पैसा को कोई भी कीमत में कमाना ही है, नहीं, एक लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से, जिससे किसी को हार्म ना पहुंचे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है, उस तरीके से कमाना है। हम जब ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा रहे थे तो क्लास 12 के एक स्टूडेंट था, तो वो बोलने लगा कि नहीं सर, पैसा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोले यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला इंसान को चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। हम बोले यस, इंसान को चाहिए कि वो जितना ज़्यादा कमा सकता है उतना ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए वो। बट फिर वो बोलने लगा नहीं, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कुछ भी सही गलत नहीं देखना चाहिए, पैसा तो पैसा है, कुछ भी करके कमाना चाहिए। हम बोले नहीं, तुम्हारा पहला 2 बात सही था, बट ये थर्ड बात जो है ये गलत है। पैसा इंसान को कमाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना कमाना चाहिए, लेकिन कुछ भी करके नहीं कमाना चाहिए। एक बॉर्डर लाइन होता है, हलाल और हराम, जो हम लोग इस्लाम में बोलते हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोले तो लीगल एंड इलीगल, लॉफुल एंड अनलॉफुल। इसके बेसिस पे हम लोग को अर्न करना चाहिए। समझ में आया? कुछ और लोग जैसे बोलते हैं कि इतना पढ़ाई किया, पैसा ही नहीं है, क्या फायदा है? तो भाई एडुकेशन का डायरेक्टली वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वेल्थ का लेना देना है बिजनेस से, कि जो बिजनेस कर रहा है उसके पास पैसा होगा। जो एडुकेशन का जो लेने देना है वो है विजडम से, थिंकिंग से, कि आपका थिंकिंग वास्ट होगा, आप वाइज होंगे, आपको चीज समझ में आने लगेगा। ऐसे नहीं कि तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो आप जो एकदम इलॉन मस्क बन जाओगे, बहुत करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यस, बहुत सारा जरिया है पैसा कमाने का, जिसमें से एक एडुकेशन भी है, बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाओगे, और तुम अगर नहीं पढ़े हो तो तुम पैसा ही नहीं कमा सकते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो वही हम बोल रहे कि मनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हम लोगों का सोसाइटी में फैला हुआ है। स्कूल्स को चाहिए कि एक करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से, और फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में मैंडेटरी किया जाए ताकि स्टूडेंट लोग समझे। समझ में आ रहे हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। तो देखो, मनी का 2 डिफरेंट वैल्यूज होता है। मनी का 2 डिफरेंट वैल्यूज होता है। एक जो वैल्यू होता है मनी का उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक जो वैल्यू होता है मनी का उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब दोनों के बीच का डेफिनेशन हम तुम लोग को लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। देखिए, ये है कुछ कॉइन मेरे हाथ में, आप लोग को नजर आता होगा। 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, ठीक है, इसको हम यहाँ रख रहे। और ये है कुछ नोट। अब ये मत देखो सर शो ऑफ नहीं कर रहे, सर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये है कुछ नोट्स, ये 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, ठीक है, और 10-20 का भी है, छोटा छोटा नोट्स क्या निकाले। तो देखो, ये है नोट्स और ये है कॉइन्स, इसको हम लोग मनी बोलते हैं, है ना। तो मनी 2 कंपोनेंट में फिजिकल फॉर्म में है, एक है पेपर करेंसी और दूसरा है कॉइन्स। अब देखो, ये 5 रुपया का मान लो मेरे पास जो कॉइन है, ये 5 रुपया या 2 रुपया का जो कॉइन है, इसका वैल्यू कितना है सर? ये 5 का कॉइन का 5 का वैल्यू है ना, 5 रुपया का वैल्यू है। मतलब इस कॉइन को यूज करके 5 रुपया का हम कोई भी 5 रुपया का सामान खरीद सकते हैं। ये जो वैल्यू पोजेस कर रहा है ये कॉइन 5 का, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू से आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब ये 5 का कॉइन से अगर आप दुकान में जाइएगा तो आपको 5 रुपये का वैल्यू का सामान मिल जाएगा। इस वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो, ये 5 रुपये का जो कॉइन है ये मेटल का है, इसको बनाने में कुछ खर्च आया होगा, हमको नहीं पता कितना खर्च आया है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 5 रुपये का कॉइन को बनाने में फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये का खर्च आया होगा। तो ये 5 का कॉइन को बनाने में 3 रुपया कॉस्ट लगा है, ये 3 रुपया है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। उसी तरह ये 500 का नोट है, ये 500 का जो नोट है
इसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 500 रुपया, मतलब इसको अगर हम देंगे तो 500 का कुछ भी सामान हम ले सकते हैं बाहर से। बट ये 500 का नोट को प्रिंट करने में कुछ खर्चा आया होगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई ये 500 का नोट को प्रिंट करने में गवर्नमेंट का 20 रुपया का खर्चा आया होगा। तो 20 रुपया जो पेपर का कॉस्ट, प्रिंटिंग एंड ऑल का जो कॉस्ट है, जो 500 का नोट बनाने में लगा है, वो 20 रुपया है इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो इसका फेस वैल्यू है, मतलब जितना वैल्यू ये कैरी कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। समझ में आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच का डिफरेंस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी में देखो एक बार रीड भी कर ले रहे। इंट्रिंसिक वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मटीरियल बाय विच मनी इज प्रिपेयर्ड। अगर नोट है तो पेपर का वैल्यू क्या है, कॉइन है तो मेटल का वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ अवेलेबल मनी। मतलब उस पैसे को यूज करके आप कितना का सामान खरीद सकते हैं, क्या वैल्यू देगा वो मार्केट में, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। देखो जनरली मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। भाई 5 रुपए का कॉइन को अगर बनाने में मेरा 20 रुपया खर्चा हो जाएगा, 20 रुपया का मेटल हम यूज कर ले रहे हैं, तो लोग बोलेगा नहीं ये 5 रुपया कॉइन को खर्च मत करो, इसको रखो। क्यों? 20 का मेटल है और इसको यूज करके कुछ सामान खरीदेंगे तो 5 ही रुपया का सामान आएगा। समझ लो इसके जगह अगर गोल्ड का कॉइन रहता है, गोल्ड का कॉइन है 10 रुपया का, कोई यूज नहीं करेगा, सब अपना पॉकेट के अंदर रख लेगा, बोलेगा ये गोल्ड का कॉइन है, तो कॉइन का ही दाम तो 10,000 रुपया है और ये वैल्यू कितना का दे रहा है, सिर्फ 10 रुपया का दे रहा है। तो इसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे सर्कुलेशन में, अपने पास दबा के बैठ जाएंगे। इसीलिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू मनी का ज्यादा रहता है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहता है, ताकि वो सही से सर्कुलेट हो सके। ठीक है, इसलिए पहले जमाने में देखो गोल्ड और सिल्वर का कॉइन होता था, अभी है ना, अभी तो एकदम नॉर्मल, आई थिंक स्टील एंड ऑल जो है वो सबको यूज किया जाता है बनाने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो जनरली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी जो है इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। अब देखो आप लोग का जो बुक में है ना, सिर्फ मतलब नॉर्मली दे दिया भाई 4 फंक्शन है, 1 2 3 4, बस ये 4 फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तो नोट्स बनाए और अच्छे से और दिए, तो देखिए फंक्शन को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को दे देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, एकदम आ जाइएगा, मतलब कॉल मैसेज कर दीजिएगा, घर मत पहुंच जाइएगा। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग ना अगर बना सकते हैं कहीं पे तो बना लीजिए, ऐसे हम आंसर दिए ये सब तो है ही। फंक्शंस ऑफ मनी, जनरली मनी का फंक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला को बोला गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी का मतलब होता है वो फंक्शन जो एकदम बेसिक है, जो मनी हर हाल में परफॉर्म करेगा, हर सिचुएशन में ये फंक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा। अगर प्राइमरी फंक्शन कोई मनी परफॉर्म नहीं कर रहा तो भैया वो मनी ही नहीं है, तब वो मनी ही नहीं है। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। अब क्या मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ऑलरेडी आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है मनी, क्योंकि जनरली हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो मनी को यूज किया जाता है in buying and selling of goods and services due to the general acceptability of money। क्योंकि मनी वाइडली एक्सेप्टेड है हर जगह, तो मनी को यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी का वन ऑफ दी प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी एक और क्या है प्राइमरी फंक्शन? मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज का वैल्यू को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? मनी में।
तो मनी को यूज किया जाता है कोई भी चीज का वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए और कोई भी चीज को बाय एंड सेल करने के लिए। ये दो जो फंक्शन है मनी का, इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो इसको लिखना कैसे है, हम लिखवा भी दिए बच्चे लोगों को कि ये कैसे करके लिखना है इसको, आंसर में सब आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया सर। तो देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखो तो क्योंकि मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है हर जगह, तो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। और बार्टर सिस्टम को जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था उसको भी मनी ओवरकम कर देता है। भाई हमको चाहिए राइस, लेकिन जो जिसके पास राइस है उसको चाहिए वीट, तो हम अपना राइस बेचेंगे, उससे पैसा ले लेंगे। किसी को भी बेचे जिसको राइस का जरूरत है उससे पैसा ले लिए, और वीट वाला के पास गए उसको पैसा देके वीट खरीद लिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी खत्म हो जाता है यहाँ। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, मनी में। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में 3 पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखिए हम लोग के बुक में सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट दिया हुआ है और स्टोर ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं दिया हुआ। हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन का मतलब होता है जो कि ड्राइव हो रहा है प्राइमरी फंक्शन से। मतलब क्योंकि मनी प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है इसीलिए सेकेंडरी फंक्शंस भी आ गया है। अगर मनी प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी फंक्शन डिराइव हो रहा है प्राइमरी फंक्शन से। इसमें से पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्या मतलब है और ये क्या फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि वो पेमेंट्स, वो ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में सेटल्ड होने वाला है उसको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मनी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी देना 1 महीना बाद है, रेंट देना 1 महीना बाद है, इंटरेस्ट EMI देना 1 महीना बाद है, लेकिन देना 1 महीना बाद है, लेकिन जो उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंटली, वो डिटरमाइन करते हैं कितना देना है, वो भी मनी में ही करते हैं। भाई तुमको जॉब में रखे, नेक्स्ट महीना सैलरी देंगे, महीना के एंड में कितना देंगे, 10,000। तो देना 1 महीना बाद है, लेकिन उसको एक्सप्रेस अभी भी मनी में ही कर रहे हैं। ये तो नहीं बोल रहे कि हाँ 1 महीना बाद तुमको 10 ग्राम सोना देंगे, तो 1 महीना बाद तुमको 5 ग्राम चांदी देंगे, नहीं, पैसा। तो जो फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है मनी में ही। इसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्यों सर? बिकॉज मनी जो है वो स्टेबल रहता है। गोल्ड सिल्वर का प्राइस अप डाउन होते रहता है, बट मनी 10,000 अभी है तो 1 महीना बाद भी वो 10,000 का वैल्यू 10,000 रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब। देखो deferred payments refer to those payment which are to be made to settle transactions in future। ठीक है, जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो मनी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिफर्ड पेमेंट सिंस इट्स वैल्यू रिमेन स्टेबल, क्योंकि उसका वैल्यू स्टेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या? देखो मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है, उसका फेस वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आएगा। बट हाँ, वेल्थ को स्टोर करने का और भी बहुत सारा तरीका है। तुम गोल्ड खरीद लो, तुम जमीन खरीद लो, तुम शेयर मार्केट में लगा दो, तुम प्रॉपर्टी खरीद लो, तुम फ्लैट खरीद लो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मनी जो है वो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट है, ठीक है ना, सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट है। तो मनी को हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड और उसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा कि सर अभी मान लीजिए हम 1 लाख रुपया रख रहे हैं, 10 साल बाद भी ये 1 ही लाख रहेगा, लेकिन 10 साल बाद 1 लाख में जो परचेजिंग पावर, जैसे अभी 1 लाख में 10 ग्राम सोना आ जा रहा है, तो हो सकता है 10 साल बाद 1 लाख में 2 ही ग्राम सोना मिले, तो इसका परचेसिंग पावर कम हो गया, लेकिन जो वैल्यू है 1 लाख का वो 1 ही लाख रहेगा। ठीक है,
तो मनी को यूज किया जा सकता है टू स्टोर वेल्थ, वेल्थ को स्टोर करने के लिए भी। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी यूज होता है टू ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या मतलब है, हम ये दुकान से जाके बोट का एयरड्रॉप्स लिए 1000 रुपये का, हम बोट का एयरड्रॉप्स उठाए, वो बोला 1000 रुपया, पॉकेट से दो 500 का नोट निकाले, दे रही है। मतलब क्या किए, हम 1000 रुपया का वैल्यू उस इंसान को ट्रांसफर किए थ्रू मनी। तो मनी को यूज किया जाता है वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए। हम तो ये नहीं बोलेंगे भाई हम 1000 रुपये का बोट का लिए तुमसे, अब एक काम कर रहे, हम 10 दिन आके तुम्हारा शोरूम में जो है काम कर ले रहे, 1000 रुपये मेकअप हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, इसका जो वैल्यू है इसके बदले में आपको 1000 रुपया पे करना होगा, मनी के टर्म्स में वैल्यू को आपको पे करना है। और वैल्यू इजीली ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में, मेरे पॉकेट में 1000 का नोट है, 500 का 2 नोट है, 1000 रुपया, उसका वैल्यू 1000 है, हम वो दुकानदार को दे देंगे तो दुकानदार के हाथ में भी वो नोट का वैल्यू 1000 ही रुपया रहेगा। तो वैल्यू इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट है। थर्ड है कंटिंजेंट फंक्शन, जो तुम लोग के बुक में दिया हुआ नहीं है। कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ नहीं है, और आप लोगों को इसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बट इसको आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। आप लोग बस प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन में ये 5 आप लोगों को याद रखना है। तो आते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट फंक्शन? कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब होता है कि मनी का वो फंक्शन जिसके थ्रू आप रिसोर्सेस को हायर करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। पैसों को यूज करके आप अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, पैसों को यूज करके आप लेबर को हायर करते हैं, पैसों को यूज करके जो आप नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब, ठीक है। तो इसको इन डेप्थ में समझने का जरूरत नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन समझ में आ गया, ये 5 पॉइंट समझ में आ गया। हम नोट्स में लिखवा भी देंगे, सर फंक्शंस ऑफ मनी को लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो भी आपको रेडी करके दे दिया जाएगा। तो होपफुली यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी में आया है मनी कैसे इवॉल्व हुआ। पहले तो बार्टर सिस्टम था। हाँ सर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो आपके साथ डिस्कस किया गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम हो रहा था, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके बाद करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्टार्टिंग में कॉइन्स बनता था, गोल्ड का, सिल्वर का, फिर कॉपर का बनने लगा, अलग अलग मेटल्स का, ब्रॉन्ज का बनने लगा, और उसको यूज किया जाने लगा बाइंग एंड सेलिंग के लिए। फिर धीरे धीरे करके एडवांसमेंट की तरफ बढ़ा, और पहला बार चाइना में 7th सेंचुरी में पेपर करेंसी यूज हुआ, नोट यूज हुआ। इंडिया में कब यूज हुआ? 18 सेंचुरी में। सोच रहे हो 1100 साल बाद। इसका मतलब है हम लोग चाइना से 1100 साल पीछे थे उस वक्त। अभी भी हम लोग चाइना से बहुत पीछे है ना। तो सोचो चाइना कितना एडवांस था उस वक्त, ठीक है। तो इसके थ्रू जो मनी इवॉल्व हुआ। प्लस अब जो डिजिटल मनी आ गई है, आज का दौर का तो डिजिटल मनी है, पेपर मनी भी नहीं। पर्स में पैसे ही नहीं है, पूरा इंडिया घूम ले रहा भाई। ये जो तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अब तो स्कैन, मोबाइल मनी, वॉलेट मनी, पेटीएम करो, फोन पे, गूगल पे, ये सब के थ्रू हो रहा है। तो ये सब तो करेंसी का, मनी का फॉर्म है जो वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा है, वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा है। बार्टर सिस्टम से आया कॉइन्स में बहुत सारा चेंजेस आया, नोट्स, अलग अलग नोट्स निकला, फिर डिजिटल करेंसी, डिजिटल वॉलेट, इसके थ्रू मनी क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ है। तो देखिए यहां तक हम अभी आप लोग को एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट जो है वो सप्लाई ऑफ मनी है और डिमांड फॉर मनी। ये जो 2 पॉइंट इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और इस वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगा, ये वीक में इकोनॉमिक्स का 2-3 क्लासेस आएगा, एक क्लास नहीं आएगा। रीज़न बिकॉज हम लोग एक हफ्ता लेट से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम सप्लाई ऑफ मनी को करेंगे। तो ये क्लास में भी आप लोग को हम क्या एक्सप्लेन किए? हम एक्सप्लेन किया आप लोग को मनी का डेफिनेशन, उसके बाद हम आप लोग को एक्सप्लेन किया बार्टर सिस्टम, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था,
फिर हम आप लोग को एक्सप्लेन किए फंक्शंस ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, फंक्शंस ऑफ मनी को डिटेल में समझना है। एक्सप्लेन किया प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, कंटीजेंट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मनी हम लोग थोड़ा सा पढ़े। तो अब तक जितना भी किए सर इंपॉर्टेंट क्या है आज का क्लास का बताइए। आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। समझ में आ रहा है? इसलिए इसके ऊपर नोट्स भी पूरा तैयार करके किया गया है। ठीक है, देखो बुक में फंक्शंस ऑफ मनी में सिर्फ 4 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4। हम लोग उसको अच्छे से पढ़े हैं, समझ के डिवाइड किए प्राइमरी फंक्शन में, सेकेंडरी फंक्शन में, उसके बाद एक्सप्लेन किए। भाई आंसर राइटिंग स्किल है, आप लोग को हम सिखाएंगे आंसर 4 मार्क्स 6 मार्क्स 2 मार्क्स वाला लिखना कैसे, सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ नहीं देंगे। तो तुम लोग के ऊपर हमको भरोसा नहीं है बाबा, उल्टा सीधा लिख के आ जाओगे जैसे तैसे करके, बोलोगे मार्क्स नहीं मिला। सर समझ तो गए थे भाई, समझ तो गए थे, लेकिन लिखना भी तो करे पड़ेगा। तो आप लोग को समझाएंगे हम अच्छे से, उसके बाद लिखना कैसे है वो भी बताएंगे, लिख कर दिखाएंगे। नोट्स मेरा जो नोट्स रहेगा वो प्रिंटेड कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं रहेगा। हम क्लास में कॉल आउट करते हैं, ऑफलाइन बैचेस जो रहता है स्कूल में हम कॉल आउट करते हैं और फिर कलेक्ट करके पीडीएफ बना के आप लोग को देते हैं। मेरा खुद का 3-4 बुक ऐसे खुला हुआ रहता है और हम क्वेश्चंस देते हैं और फिर 3-4 बुक से फॉलो करके अच्छे से डिजाइन करके आंसर्स लिखवाते हैं जो आप लोग तक आता है। तो उसमें बहुत मेहनत रहता है वो, ऐसे नहीं है कि कोई भी बुक को उठाए छाप दिए दे दिए अपना मैट बना लिए, नहीं, हैंड रिटन पर्सनलाइज नोट्स आप लोग को मिलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर का तो सभी को मिल जाएगा, सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड से आप लोग को पेड बैच में इनरोल होना होगा। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए ताकि सेमेस्टर 4 का जर्नी आप हम लोग के साथ एकदम स्मूथली कंटिन्यू करिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त।